जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बीएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य यानी कि पेपर फर्स्ट के मैराथन क्लास लेकर के आए हैं। इसमें आज जो है पेपर फर्स्ट के जितने भी चैप्टर्स इसमें बनते हैं शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से, वो सारे के सारे चैप्टरों को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप क्लास के अंत तक बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की महामैराथन क्लास को। तो आपका पहला चैप्टर है शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा एवं प्रगति। ये जो है आपका पहला चैप्टर है पेपर फर्स्ट का। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं चलिए उनको देख लेते हैं। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरी में प्रश्न बनता है कि शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं को जो है स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न इस पे आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा को परिभाषित करते हुए शिक्षा का संक्षिप्त और व्यापक अर्थ को समझाते हुए शिक्षा की विशेषताओं का उल्लेख करो। तीसरा इसमें प्रश्न बनता है कि शिक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं उल्लेख कीजिए। तो इस टाइप के इसमें प्रश्न बनते हैं। चलिए जान लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ेगी शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है तो बता दें, शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से मिलकर के बना शब्द है। इसमें तीन पहलुओं का समावेश होता है। कहने का मतलब शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से मिलकर के बना है और इसमें तीन पहलुओं का होना जो है आवश्यक होता है, जिसमें आपका ज्ञान, पाठ्यचर्या और व्यवहार में परिवर्तन, इन तीनों का जो है इसमें शिक्षा में समावेश होता है। मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है, वही शिक्षा कहलाती है। अब इसकी परिभाषा अरस्तु के अनुसार, तो अरस्तु महोदय ने शिक्षा की परिभाषा दिया था कि शिक्षा मनुष्य को पारिश्रविक प्रवृत्ति से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। कहने का मतलब शिक्षा जो है मनुष्य को उसके चारित्रिक विकास का निर्माण करती है। कहने का मतलब पार्श्विक प्रकृति से उसे ऊंचा उठाने का कार्य करती है, ये अरस्तु ने कहा था। और शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ शिक्षित करना होता है। तो कहने का मतलब जो है आप शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एजुकेशन कहा जाता है और इसका अर्थ होता है शिक्षित करना। अब आपसे पूछ लेता है लघु उत्तरी में कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, समझाइए। तो आपका लघु उत्तरी में क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, समझाइए। तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो मनुष्य विकास की और शिक्षा व्यक्ति की नौसंगिक एवं भौतिक और रासायनिक शक्ति के बीच एक कड़ी या प्रक्रिया होती है। तो बता दें मनुष्य के विकास में शिक्षा व्यक्ति की जो है नैसर्गिक, भौतिक और रासायनिक जो है बीच की ये कड़ी होती है। इसका संकुचित अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है कि शिक्षा मनुष्य के जीवन में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे वह विद्यालयी शिक्षा हो या सामाजिक शिक्षा हो। कहने का मतलब शिक्षा जो है हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में जीवन पर्यंत चलती रहती है, वो चाहे विद्यालय वाली शिक्षा हो चाहे सामाजिक शिक्षा हो। प्लेटो ने इसकी परिभाषा को अपने अनुसार बताया है कि अच्छी आदतों द्वारा मनुष्यों में सद्गुणों का विकास होता है। ये प्लेटो महोदय के द्वारा जो है परिभाषा है। अब विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णताओं को व्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। ये आपका विवेकानंद जी द्वारा है। टर्मन साहब ने क्या बताया था शिक्षा की परिभाषा, तो टर्मन साहब ने कहा था कि विकास का क्रम जो मनुष्य के भौतिक, रासायनिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण में अनुकूल बनाता है उसे ही शिक्षा कहा जाता है, ये टर्मन महोदय ने कहा था। और बात करें अगले दार्शनिक की, तो अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन व चरित्र का निर्माण
करना ही शिक्षा कहलाता है। ये जो है अरस्तू के अनुसार शिक्षा की परिभाषा है। रूसो ने शिक्षा के बारे में क्या कहा था? तो रूसो ने बताया था कि मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों को व्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। ये जो है रूसो ने बताया था कि मनुष्य के अंतर्निहित यानी कि मनुष्य के अंदर आत्मा में जो शक्तियाँ होती हैं उन्हें व्यक्त करना अर्थात बाहर निकालना ही शिक्षा कहलाता है। तो ये आपका शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछता है लघु उत्तरी में कि शिक्षा की अवधारणा जो है व्यक्त कीजिए। और बता दें आपके जो है पेपर में 20 पेजेस की कॉपी आती है, जिसमें से आपके पहला दीर्घ उत्तरी या 5 पेज का और दूसरा जो है 4 पेज का लिखते हैं। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स दिए जाएंगे। 2 आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी शिक्षा की अवधारणा। तो शिक्षा की अवधारणा में पहला पॉइंट है अज्ञानता से मुक्ति की ओर। कहने का मतलब कोई भी मनुष्य जब ज्ञान की ओर बढ़ता है अज्ञानता से, तो उसे जो है ज्ञान प्राप्त होता है और वह मुक्ति की ओर अपने स्थान पर पहुंच जाता है। मानव के विकास का प्रयास, इसमें जो है मानव के विकासों का प्रयास किया जाता है। प्रशिक्षण कार्य है, प्रशिक्षण जो है एक कार्य के रूप में भी कार्य करता है। व्यवहार का रूपांतरण, इसमें जो है अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। इसके बाद आपका मार्ग प्रदर्शक के रूप में, तो मार्ग प्रदर्शक के रूप में इस पे आप लिख सकते हैं कि बालकों की शिक्षा का अर्थ है उनका मार्ग जो है प्रदर्शन करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की अविकसित योग्यताओं, क्षमताओं, शक्तियों और रुचियों को इस प्रकार निर्देशित करना है कि वे अधिक से अधिक लाभप्रद बन सकें। लास्ट आपका अगली हेडिंग पड़ेगा व्यक्ति पर पर्यावरण का प्रभाव। तो व्यक्ति पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति पर्यावरण में रह करके अनेक चीज़ें सीखता है, समझता है, यही जो है इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा के कौन कौन से प्रकार हैं उनका आपको बताना है। तो शिक्षा के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, ये 3 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं। चलिए जान लेते हैं एक एक करके। पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें औपचारिक शिक्षा में समय, स्थान आदि सभी चीज़ें निश्चित होती हैं। इस शिक्षा के अंतर्गत सभी कुछ नियमानुसार होता है। इसमें विषय वस्तु जानबूझकर पढ़ाया जाता है। औपचारिक शिक्षा विद्यालय, लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी, संग्रहालय आदि स्थानों पर जो है ग्रहण की जाती है। कहने का मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें सारा कुछ नियम के अनुसार हो, उसमें समय सीमा निश्चित हो, और यह शिक्षा विद्यालय, लाइब्रेरी, गैलरी, आर्ट आदि जगहों पर दी जाती है। ऐसी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली शिक्षा की ओर, जो कि आपकी दूसरे नंबर की है अनौपचारिक शिक्षा। तो इसे क्या कहा जाता है? हेडिंग पड़ेगी अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा होती है। इसमें कोई समय सीमा निश्चित या नियमावली नहीं होती है। यह शिक्षा समाज व वस्तु, अनुभव के आदान प्रदान, क्रय विक्रय, शिष्टाचार, परिवार, आस पड़ोस आदि स्थानों से प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब जो हम शिक्षा अपने परिवार, आस पड़ोस, पड़ोसियों से, दोस्तों से सीखते हैं, वही शिक्षा हमारी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसमें कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती है और ना ही इसमें कोई नियम कानून होते हैं। तो ऐसी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट शिक्षा तीसरी वाली की बात करते हैं। तीसरी आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा में यह शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की कड़ी होती है। कहने का मतलब ये दोनों शिक्षाओं, पहली और दूसरी शिक्षा जो हमने बताया, औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा, इन दोनों के बीच की ये क्या होती है? कड़ी होती है।
इसमें ना ही ज़्यादा बंधन और ना ही ज़्यादा खुलापन होता है। निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत स्वतः ही चीज़ों को सीखना पड़ता है। कहने का मतलब इसमें बालक इस शिक्षा में, निरौपचारिक शिक्षा में स्वयं ही चीज़ों को सीखता है। इसमें इस शिक्षा को बच्चा, युवा, बुजुर्ग सभी लोग सीख सकते हैं, तो इसे ही निरौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे औपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा में अंतर पूछता है तो आप इन्हीं को हेडिंग से लिख दीजिएगा, यही जो है आपका अंतर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मानव जीवन में शिक्षा के प्रमुख क्या क्या कार्य हैं उनको देख लेते हैं। तो मानव जीवन में शिक्षा के प्रमुख कार्य आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो बता दें, व्यक्ति के अच्छे चरित्र का निर्माण करना होता है, व्यक्तित्व का विकास करना होता है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है शिक्षा, आगामी जीवन के लिए तैयार करती है शिक्षा, जन्मजात शक्तियों का विकास करती है शिक्षा, व्यवहारिक कुशलता की उन्नति भी करती है शिक्षा, और सांस्कृतिक की रक्षा भी करना सिखलाती है शिक्षा। कहने का मतलब शिक्षा के माध्यम से इन सारी चीज़ों को व्यक्ति अपने जीवन में सीखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शिक्षा के राष्ट्रीय जीवन पर कार्य देख लेते हैं। आपसे अति लघु उत्तरी में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। और बता दें, जो आप अति लघु उत्तरी क्वेश्चन लिखेंगे वो केवल 1 पेज का होना चाहिए। ठीक है, 3 आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न करने होते हैं, जिसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न को 1 पेज में करना होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहला आपका पॉइंट बनेगा, सामाजिक भावना जागृत करती है राष्ट्रीय जीवन पर शिक्षा, सामाजिक सुधार करवाती है, देश का विकास के लिए शिक्षित करती है, कर्तव्य परायण बनाती है, राष्ट्रीय एकता की स्थापना करती है, और राष्ट्र की संपदा की सुरक्षा भी करती है। ये सभी चीज़ें शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकती हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है शिक्षा के द्विध्रुवी तथा त्रिध्रुवी पक्ष क्या क्या हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, और इसी को पूछता है कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये आपका अति लघु उत्तरी में पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपके इस चैप्टर से औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा ये वाला, और ये त्रिध्रुवी और द्विध्रुवी पक्ष, ये दोनों प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, कई बार जो है आपके बीएड के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी, शिक्षा के द्विध्रुवी तथा त्रिध्रुवी पक्ष। तो बता दें, जॉन डीवी और जॉन अहमद ने शिक्षा को द्विध्रुवी पक्ष माना है। किसने? जॉन डीवी और जॉन अहमद ने शिक्षा को द्विध्रुवी माना है, जबकि रायबर्न ने शिक्षा को त्रिध्रुवी पक्ष माना है। अब द्विध्रुवी पक्ष में शिक्षा के क्या क्या होते हैं, जॉन डीवी ने बताया था मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये दोनों पक्ष होने चाहिए द्विध्रुवी पक्ष में। और जॉन अहमद ने बताया था कि द्विध्रुवी पक्ष होने के साथ साथ जिसमें आपका शिक्षार्थी और शिक्षक का होना आवश्यक है। लेकिन रायबर्न ने शिक्षा को त्रिध्रुवी पक्ष माना है, तो उन्होंने कहा है कि शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यचर्या, इन तीनों का होना आवश्यक है। कहने का मतलब इसमें 3 ध्रुव हैं कि नहीं, शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यचर्या, ये 3 ध्रुव हैं। तो इसलिए रायबर्न ने शिक्षा को त्रिध्रुवी पक्ष माना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अगला आपका दूसरा चैप्टर है शिक्षा के अभिकरण एवं नवीन प्रवृत्तियां। तो ये आपका दूसरा चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी को कवर कर लेंगे। एक बार आप सभी क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शैक्षिक अभिकरण के रूप में विद्यालय के कार्यों का वर्णन करो। दूसरा इसी को प्रश्न पूछता है कि शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक अभिकरणों की विशेषता बताइए। शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अगला प्रश्न इसी में आपसे पूछता है कि शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों का वर्णन कीजिए, और इसी को दूसरे शब्दों में पूछ लेता है, शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं।
अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी शिक्षा के अभिकरण। तो शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से होते हैं, अभी हम पीछे वाले चैप्टर में भी हमने बताया था कि शिक्षा के 3 अभिकरण अर्थात 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला आपका औपचारिक शिक्षा, दूसरा आपका अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा आपका निरौपचारिक शिक्षा। यही 3 प्रकार शिक्षा के होते हैं। तो आप सभी को पता है कि औपचारिक शिक्षा में क्या होता है। इसमें जो है स्थान, समय, पाठ्यक्रम, निश्चित शैक्षिक उद्देश्य, जिससे शिक्षा जो है सुव्यवस्थित, नियमित, सुसंगठित, व्यापकता एवं वास्तविकता का जो है अभाव होता है। ठीक है, तो ये आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। इस शिक्षा को लाइब्रेरी, विद्यालय, संग्रहालय आदि जगहों पर दी जाती है। अब दूसरा आपका हेडिंग पड़ेगी औपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, इसमें स्वाभाविक एवं जीवन उपयोगी ये शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा में व्यक्ति के चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व का विकास और सामाजिककरण का विकास होता है। इस शिक्षा को मनुष्य जो है अपने परिवार, आस पड़ोस से जो है सीखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग पड़ेगी निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, आप सभी को पता है कि इसमें जो है प्रत्याचार, दूरस्थ शिक्षा के केंद्र और संस्थाओं, जनसंचार के माध्यम से दूरदर्शन, शैक्षिक कार्यक्रम, आकाशवाणी, रेडियो, टेप, कंप्यूटर, चलचित्र आदि के द्वारा जो है शिक्षा ग्रहण की जाती है। यह जो है औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के बीच की कड़ी है। ठीक है, जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप YouTube पर हमारी क्लास देख रहे हैं, ये आपका अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। ठीक है, जैसे दूरस्थ संस्थानों द्वारा आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करके भी चीज़ों को खरीदते हैं, कोर्स को खरीदते हैं, तो ये सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इस शिक्षा को बालक, बुजुर्ग, युवा सभी वर्ग के लोग सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको क्वेश्चंस पूरा कवर हो गया होगा। चलिए अब शैक्षिक अभिकरणों यानी कि शिक्षा के प्रकारों का विद्यालय के रूप में क्या कार्य हैं उनको देख लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है कि शैक्षिक अभिकरण के रूप में विद्यालय के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे संस्थान में आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिए कंप्लीट नोट्स अगर चाहते हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे, तो मात्र 199 रुपये का जो है हमारे संस्थान में ये नोट्स उपलब्ध हैं। आप हमें जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर है 9651996265। इस नंबर पे जो है आप हमें व्हाट्सएप करके आप नोट जो है प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मात्र 199 रुपये का जो है उपलब्ध है। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए 9651996265 में व्हाट्सएप करके आप जो है नोट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी शैक्षिक अभिकरण के रूप में विद्यालय के कार्यों का वर्णन। तो पहला इसमें पॉइंट बनता है सांस्कृतिक विकास का कार्य करना। कहने का मतलब बालक के सांस्कृतिक जीवन का भी विकास विद्यालय के शिक्षा द्वारा होता है। वैदिक विकास का कार्य, इसमें जो है वैदिक वेद पाठ भी पढ़ाए जाते हैं। नागरिकता के गुणों का विकास करना, किसी भी व्यक्ति या बालक के नागरिकता का विकास जो है विद्यालयी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शारीरिक विकास का कार्य, कहने का मतलब आज के समय में सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा संबंधी शिक्षा भी विद्यालयों में दी जाती है। चारित्रिक व नैतिक विकास, तो इससे जो है मानव के चरित्र और नैतिक का भी विकास किया जाता है। औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा भी देना चाहिए विद्यालयों को, और राष्ट्रीय कार्य के प्रति भी विद्यालयी शिक्षा के द्वारा ही सारा कुछ संभव हो सकता है। चलिए अब अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी शैक्षिक अभिकरण को प्रभावशाली बनाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। कहने के मतलब शिक्षा के प्रकारों का जो हो उनको प्रभावशाली बनाने में क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला आपका पड़ेगा पॉइंट समाज और समुदाय का सहयोग लेकर के। समाज अर्थात विद्यालय का लघु रूप बने। कहने का मतलब विद्यालयों को छोटे छोटे टुकड़ियों में कक्षाओं को बांट करके, ताकि अच्छे से बालकों को पाठ्यक्रम समझ में आ सके।
पाठ्यक्रम में परिवर्तन, समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते रहना चाहिए ताकि बालक को जो है पाठ्यक्रम जो है बोझ ना लगे, उसे नई नई चीज़ों को पढ़ने की लालसा बढ़े। विद्यालय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विद्यालय को जो है एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहिए, ना कि बालक जो है विद्यालय जाने से डरे। विद्यालय और परिवार में सहयोग बनाना, कहने का मतलब बालक के परिवार और विद्यालय के बीच में एक अच्छा जो है संबंध होना चाहिए, तभी जो है बालक का विकास हो पाएगा। योग्य प्रशिक्षित अध्यापक और किसी भी विद्यालय में योग्य जो है पढ़े लिखे अच्छे उच्च कोटि के अध्यापकों की स्थापना करनी चाहिए। लोकतांत्रिक वातावरण, विद्यालय जो है एक शांत वातावरण में होना चाहिए, ना कि शोरगुल वाले स्थानों पर। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। और जो हम ये आपके PDF में लिखे हुए शब्दों के अलावा जो है जो चीज़ें हम बताते हैं उन्हें भी आप नोट डाउन करते जाइए, ये आपके पेपर में बहुत ही हेल्पफुल देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब जो है शैक्षिक अभिकरण के रूप में परिवार के क्या क्या कार्य हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो परिवार के जो कार्य हो सकते हैं, आपका हेडिंग पड़ेगी शैक्षिक अभिकरण के रूप में परिवार के कार्यों का वर्णन। तो इसमें आपका पहला पॉइंट बनेगा सामाजिक विकास का कार्य, दूसरा बनेगा आदतों और दृष्टिकोणों का विकास परिवार के द्वारा होता है, भावनात्मक विकास का कार्य परिवार के द्वारा होता है, शारीरिक विकास संबंधी कार्य भी विकास के द्वारा होता है, यानी परिवार के द्वारा ही होता है, माफ करिएगा। मानसिक विकास का कार्य ये भी परिवार के द्वारा होता है, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी परिवार के द्वारा होता है, और विद्यालय के लिए तैयारी करना ये भी परिवार के द्वारा ही संभव होता है। कहने का मतलब परिवार के द्वारा ये सारे कार्य होते हैं, यानी कि बालक के शारीरिक विकास संबंधी उसके खान पान रहन सहन आदि चीज़ों का रख रखाव परिवार के द्वारा ही संभव है। उसके मानसिक शारीरिक सामाजिक और उसके आदतों को सुधारने का कार्य परिवार के द्वारा ही संभव होता है। ठीक है दोस्तों, अब शैक्षिक प्रकारों अर्थात अभिकरणों के रूप में राज्यों के क्या क्या कार्य हैं उनको देख लेते हैं। तो हेडिंग पड़ेगी शैक्षिक अभिकरण में राज्य के क्या कार्य हैं। तो पहला आपका पॉइंट बनेगा कि विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। कहने का मतलब राज्य सरकारों को विद्यालयों में आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा योजना का निर्माण व संचालन करना चाहिए। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार को करना चाहिए। विद्यालयों की स्थापना करना चाहिए। कहने का मतलब जैसे जैसे बालकों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए नए विद्यालयों की स्थापना भी करनी चाहिए राज्य सरकार को। योग्य शिक्षकों की जो है व्यवस्था भी करनी चाहिए और व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, राज्यों के ये कार्य होते हैं शैक्षिक अभिकरण के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला है शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियां। आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, उल्लेख कीजिए, लघु उत्तरी में आपसे पूछता है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां। तो बता दें शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां से तात्पर्य नवाचार से है। नवाचार शब्द नव प्लस आचार से मिलकर के बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पूछता है आपसे कि शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियां पर लेख लिखिए या टिप्पणी कीजिए। तो नवाचार शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। नव प्लस आचार शब्द से मिलकर के ये बना होता है, जिसमें से नव का अर्थ नवीनतम और आचार का अर्थ परिवर्तन लाना, अर्थात कहने का मतलब जिस किसी में नया परिवर्तन किया जाता है उसे ही नवाचार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब नवाचार शब्द नव प्लस आचार शब्द से मिलकर के बना है, जिसमें से नव का अर्थ होता है नवीन और आचार का मतलब होता है परिवर्तन करना। कहने का मतलब जिसमें नया परिवर्तन किया जाए उसे ही नवाचार कहा जाता है। अब MB माइक के अनुसार नवाचार की परिभाषा क्या है देख लेते हैं। तो MB माइक साहब ने बताया था कि जानबूझकर किया जाने वाला नवीन व विशिष्ट परिवर्तन जिसे प्रणाली उद्देश्यों को करने के लिए अधिक प्रभावकारी माना जाता है
उसे ही नवाचार कहा जाता है। ये MB माइक साहब के अनुसार परिभाषा है। अब आइए देख लेते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार नवाचार की परिभाषा। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बताया है कि नवाचार किसी नवीनता को लागू करना, किसी स्थापित वस्तु में परिवर्तन लाना, एक नवीन प्रचलन, स्थापित विधियों में परिवर्तन लाना ही नवाचार कहलाता है। अब आइए देख लेते हैं HG बर्नेट के अनुसार नवाचार की परिभाषा। तो HG बर्नेट साहब ने बताया था कि कोई विचार, व्यवहार या वस्तु जो नया है एवं अवस्थित प्रारूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है, वही जो है नवाचार कहलाता है। कहने का मतलब कोई भी वस्तु अवस्थित है, पहले से रखी हुई है, तो उसमें कोई परिवर्तन कर दिया जाए, उसमें गुण में कोई परिवर्तन कर दिया जाए, उसके सौंदर्य में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, वही भिन्नता जो परिवर्तन किया गया है, वही भिन्नता जो है नवाचार कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में किसी भी शिक्षा शास्त्री का नाम नहीं याद आता है, जिसका नाम याद आए उसी का नाम लिख करके आप जो है लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरे में पूरे मिलेंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि 20 पेज की आपकी कॉपी आती है और 20 पेज में आप 20 के 20 पेज अगर भर के आएंगे तो आपको 75 से लेकर के 80% तक का जो है आने की पूरी संभावना है। ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं और इस क्लास से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं, टिप्पणी कीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछता है कि बालक की जो है माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछता है। तो बता दें, फ्रोबेल ने कहा है कि माताएं आदर्श अध्यापिका होती हैं और घर द्वारा दी जाने वाली शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली व वास्तविक है। उक्त कथन सत्य है। यह जो है उपरयुक्त कथन सत्य है। फ्रोबेल ने जो कहा था कि बालक की माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं और जो माता के द्वारा बालक को शिक्षा दी जाती है वो प्रभावशाली और स्वाभाविक और टिकाऊ शिक्षा होती है। चूँकि बालक परिवार में जन्म लेता है और सर्वप्रथम अपनी माँ से चलना, बोलना, मैं तुम में अंतर करना, प्रेम करना, शिक्षा त्याग आदि चीज़ों को जो है जानता है, इसलिए माता को जो है आदर्श अध्यापिका कहना उचित होगा। महात्मा गांधी ने अपनी माता से धार्मिकता आचरण की, जगदीश चंद्र बोस ने अपनी माँ से वैज्ञानिक अन्वेषण की तथा शिवाजी ने अपनी माता से वीरता की शिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए माता को भारतीय साहित्य में आदि गुरु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय में कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। तो आइए जान लेते हैं परिवार की प्रथम पाठशाला परिवार को क्यों कहा जाता है। तो बता दें, शिक्षा के अनौपचारिक साधनों से परिवार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार में ही बालक का जन्म होता है, अर्थात परिवार में ही बालक जन्म लेता है और परिवार में ही वह बोलना सीखता है। परिवार में ही वह सबसे अधिक माँ के संपर्क में रहता है। माँ के आदतों, कार्यों व व्यवहारों का प्रभाव उसके ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। इसलिए माँ की प्रथम शिक्षिका कही गई है। कहने का मतलब माँ को प्रथम शिक्षिका कहा गया है। कम्युनियस के अनुसार कहें तो परिवार को माता के घुटनों का विद्यालय कहा गया है। कहने का मतलब कम्युनियस ने परिवार को माता के घुटनों का विद्यालय कहा है और परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय परिवार ही है। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला जो चैप्टर है दर्शन, अर्थ, परिभाषा एवं शिक्षा से संबंध, ये आपका अगला चैप्टर है। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछता है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि दर्शन क्या है, इसकी प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए,
इसी को दूसरी भाषा में पूछता है कि दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। और तीसरा प्रश्न इसमें बनता है कि दर्शन शिक्षा के लिए क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए जान लेते हैं दर्शन क्या है। तो दर्शन जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। दर्शन को इंग्लिश में फिलोसफी कहा जाता है, जिसमें से फिलो का अर्थ होता है विद्या का प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो इसी को मिला करके फिलोसफी शब्द बना है, जिसे आप हिंदी में दर्शन कहते हैं। जॉन डीवी के अनुसार दर्शन की परिभाषा की अगर बात करें तो जॉन डीवी ने दर्शन की परिभाषा में कहा है कि दर्शन को गंभीरता से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक ज्ञान का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। ये जॉन डीवी साहब ने बताया था दर्शन की परिभाषा। अब हैडरसन के अनुसार दर्शन की परिभाषा देखते हैं। दर्शन एक ऐसा पाटिल समस्या है जिसका अनुशासन एवं सावधानी पूर्वक किया गया विश्लेषण ही दर्शन कहलाता है। ये जो है हैडरसन ने बताया था। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आप जो है 1 से 2 बार इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगला जो प्रश्न पूछता है कि दर्शन और समाज में संबंध स्थापित कीजिए। तो आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी दर्शन और समाज। इस पे आपका लिखेंगे कि अनुशासन की भावना का संबंध समाज के दर्शन व व्यक्ति के जीवन दर्शन से मनुष्य अनुशासन में रहकर अपने जीवन व चरित्र को उत्तम बना सकता है। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति अनुशासन में रह करके और समाज के संबंध में रह करके अपने जीवन को उच्चतम जो है और अनुशासनशील बना सकता है। दर्शन की अब परिभाषाओं को देख लेते हैं। त्रसेल ने दर्शन की परिभाषा को कहा है कि अनेक प्रतिक्रिया के समान दर्शन का जो है एकमात्र उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है। कहने का मतलब त्रसेल ने कहा था कि अनेक क्रिया प्रतिक्रिया के समान जो है दर्शन का एकमात्र उद्देश्य होता है शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, सेलर्स के अनुसार अगर दर्शन की परिभाषा देखें तो सेलर्स ने कहा था कि दर्शन उस लगातार प्रयास को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपनी और संसार की प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करता है, उसे ही दर्शन कहा जाता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है। तो अगली आपकी हेडिंग पड़ेगी दर्शन और शिक्षा में संबंध। तो बता दें दर्शन व शिक्षा के संबंधों को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से समझाया है। दर्शन की 3 शाखाओं में शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। वो 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? पहला आपका है तत्व मीमांसा व शिक्षा, अब दूसरा है ज्ञान मीमांसा व शिक्षा, तीसरा है मूल मीमांसा व शिक्षा। चलिए एक एक करके इनको जान लेते हैं। तो तत्व मीमांसा व शिक्षा में तत्व मीमांसा विषय क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड, इसके अंदर आत्मा, परमात्मा, विज्ञान, जगत, मनुष्य आदि का जो है अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब तत्व मीमांसा में जो है संपूर्ण ब्रह्मांड, आत्मा, परमात्मा, विज्ञान आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान मीमांसा की अगर बात करें दूसरे वाले की, तो ज्ञान मीमांसा में जो है दर्शन विषय क्षेत्र ज्ञान शास्त्र के अंतर्गत सभी पक्षों को जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे वाले मूल्य मीमांसा व शिक्षा की। तो इसमें जो है दर्शन में जीवन के प्रति दृष्टिकोण को मूल्य कहा जाता है। मूल्यों को मानव जीवन का चरम साक्ष्य या मोक्ष या मुक्त मानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि दर्शन में जीवन के प्रति दृष्टिकोण को मूल्य कहा जाता है और मूल्यों को मानव अपने जीवन को चरम साक्ष्य या मोक्ष प्राप्ति मानता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में रास ने कहा था। तो रास के अनुसार जो है दर्शन और शिक्षा में क्या महत्व है, तो रास ने बताया था दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलुए हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है, जबकि शिक्षा जो है एक क्रियात्मक पक्ष है। ये जो है रास ने बताया था कि दर्शन जो है विचारात्मक
पक्ष है मानव जीवन का, लेकिन शिक्षा जो है एक क्रियात्मक पक्ष है मानव जीवन का। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि दर्शन जो है शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो दर्शन जो है शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक होता है, आपकी हेडिंग पड़ेगी। पहला है आपका शिक्षा प्रक्रिया की स्पष्टता, दूसरा है शिक्षक का पथ प्रदर्शक, तीसरा बनेगा शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण, चौथा बनेगा पाठ्यक्रम का निर्माण, पांचवा बनेगा शिक्षा दर्शन का अभिन्न अंग है, छठा बनेगा शिक्षण विधियों का निर्माण करना, सातवां बनेगा अनुशासन स्थापित करना, आठवां बनेगा शिक्षा संबंधी समस्या का हल करना। ये आपका दर्शन शिक्षक के लिए आवश्यक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अगला जो चैप्टर है वो आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछ लेता है, प्रश्न पूछता है कि गांधी जी का शैक्षिक दर्शन आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद का समन्वय है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं। दूसरा इसमें प्रश्न पूछता है गांधी जी के शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं। तीसरा इसमें प्रश्न पूछता है कि बेसिक या बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी को लिखो। भारत में बेसिक शिक्षा क्यों असफल रही। और लास्ट इसमें दूसरे शब्दों में पूछता है कि वर्धा शिक्षा के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। इस टाइप से इसमें प्रश्न पूछता है। चलिए अब जान लेते हैं कि गांधी जी का दर्शन शैक्षिक कैसा था। तो बता दें गांधी जी राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक एवं सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री भी थे। डॉक्टर एम.एस. पटेल ने गांधी जी के बारे में लिखा है कि उनका शिक्षा दर्शन अपनी योजना के प्रकृतिवादी, अपने उद्देश्य में आदर्शवादी है और अपनी पद्धति और कार्यक्रम में प्रयोजनवादी है। तो कहने का मतलब गांधी जी जो है प्रयोजनवादी थे, ये जो है प्रकृतिवादी भी थे। अब गांधी जी के योगदान क्या क्या थे शिक्षा में, तो उसको जान लेते हैं। तो देश के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल जो है शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, ये गांधी जी का मानना था। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में उद्देश्य पूर्णता का समावेशन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बनेगा संपूर्ण मानव जाति की शिक्षा प्रयोगात्मक विकास पर आधारित होनी चाहिए। चौथा बनेगा शिक्षा का व्यवहारिक स्वरूप जो है सरल और सहज होना चाहिए। सर्वोदय समाज की स्थापना करना चाहिए। सामाजिक कल्याण के लिए शिक्षा जो है बहुत आवश्यक है। तो ये आपका गांधी जी के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान थे। चलिए अब गांधी जी के शिक्षा दर्शन के मूल्यांकन दार्शनिकों का विचार जो है जान लेते हैं। तो अगर आदर्शवाद के संबंध में बात करें तो आदर्शवाद जो है शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। आदर्शवाद जो है नैतिकता के विकास के बारे में जोर देते हैं, आध्यात्मिक विकास और आत्मा की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, अनुशासन के क्षेत्र में आत्म नियंत्रण बनाते हैं और छात्र द्वारा ब्रह्मचर्य करने का पालन के लिए जोर देते हैं। तो ये जो है आदर्शवाद के संबंध में है। अब आइए जान लेते हैं यथार्थवाद के संबंध में। तो शिक्षा को वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित करने पर बल देते हैं। यथार्थवाद में क्या होता है कि शिक्षा को वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित कार्य को करने पर जो है बल दिया जाता है। बालक नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, धार्मिक विषय के साथ साथ व्यवसायिक उन्नति का भी उद्देश्य माना जाता है। कहने का मतलब यथार्थवाद में बालक के चारित्रिक, नैतिक विकास के साथ साथ उसे व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाती है। अब आइए जान लेते हैं प्रकृतिवाद के संदर्भ में। तो प्रकृतिवाद के संदर्भ में क्या है, वातावरण में सदा जीवन उच्च विचार वाली शिक्षा होती है। पुस्तकों पर निर्भरता का विरोध किया जाता है प्रकृतिवादी शिक्षा पर, और संस्कृति व सभ्यता के साथ शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो ये आपका प्रकृतिवाद के संदर्भ में था। अब आइए जान लेते हैं प्रयोजनवाद के संदर्भ में। शिक्षा का दैनिक जीवन की आवश्यकता से जोड़ना, स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता आदि के सिद्धांत प्रयोजनवादी विचारधारा के जो है
पोषक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि शिक्षा में गांधी जी का योगदान क्या क्या रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है लघु उत्तरी में कि शिक्षा में गांधी जी का योगदानों का उल्लेख कीजिए। तो बता दें, गांधी जी शिक्षा को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व नैतिक प्रगति का आधार मानते थे। उनका मुख्य उद्देश्य बेसिक शिक्षा पर था। तो कहने का मतलब गांधी जी जो है बालक की बेसिक शिक्षा पर जोर देते थे। उनका विचार क्या था? साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही शिक्षा का आरंभ। ये जो है गांधी जी का विचार था। अब आइए इनके योगदानों को जान लेते हैं। तो शिक्षा शिल्प केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ना कि अंग्रेजी होना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी शिक्षा मातृभाषा पर होनी चाहिए, ना कि अंग्रेजी शिक्षा पर। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए गांधी जी के अनुसार। और हस्तकला, करघरदा उद्योग की शिक्षा भी देनी चाहिए, जैसे कताई, बुनाई इत्यादि। अब जो है आपसे पूछता है, अति लघु उत्तरी में भी पूछ लेता है और लघु उत्तरी में भी पूछ लेता है कि वर्धा शिक्षा, जिसे आप बुनियादी शिक्षा अर्थात बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, उस पर एक लेख लिखिए। ये आपका प्रश्न बनता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार जो है पूछा जा चुका है। तो नोट डाउन करिए, आपकी हेडिंग पड़ेगी वर्धा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा। तो बता दें, वर्धा शिक्षा वह शिक्षा योजना है जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र के वर्धा नगर से जो है अक्टूबर 1937 में एक सम्मेलन द्वारा जो है शुरू की गई थी और इसकी रूपरेखा जाकिर हुसैन द्वारा तैयार की गई थी तथा इसकी रिपोर्ट 1938 में जो है प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट को कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में जो है स्वीकार किया गया था और इस वर्धा शिक्षा को बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है कि वर्धा शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र के वर्धा नगर में अक्टूबर 1937 में जो है एक सम्मेलन के द्वारा शुरू किया गया था और इसकी रूपरेखा जाकिर हुसैन द्वारा तैयार किया गया था तथा इसकी संपूर्ण रिपोर्ट को जो है 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में जो है स्वीकार किया गया था और इसी को बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा तथा वर्धा शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वर्धा शिक्षा के उद्देश्यों को जान लेते हैं कि क्या क्या इसके उद्देश्य थे। तो वर्धा शिक्षा के उद्देश्य आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो इसमें क्या था कि 6 से 11 वर्ष तक के बालकों को जूनियर स्तर के पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए। 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए सीनियर स्तर के पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाने चाहिए और शिक्षा की भाषा जो है मातृभाषा होनी चाहिए तथा बालक के चारित्रिक विकास जो है करने पर इस शिक्षा में जोर दिया गया था। चलिए अब वर्धा शिक्षा के गुण को जान लेते हैं कि इसके क्या क्या गुण थे। तो बालक की प्रधानता को ध्यान में रखा गया था, क्रिया की प्रधानता को भी ध्यान में रखा गया था, आर्थिक आधारशिला बनाई गई थी, सामाजिक आधारशिला को भी ध्यान में रखा गया था, हस्त श्रम की महत्ता, कहने का मतलब वर्धा शिक्षा में हस्तकला पर ज़्यादा जोर दिया गया था, बालक को आत्मनिर्भर बनाया गया था और मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ये वर्धा शिक्षा के गुण हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए वर्धा शिक्षा के दोषों को जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या दोष थे। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी वर्धा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के दोष। तो यह योजना एक विशेष रूप से गांवों के लिए, उचित नगरों के लिए नहीं थी। कहने का मतलब ये शिक्षा केवल गांवों के लिए थी, ना कि नगरों के लिए। बेसिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया था। यह युग विज्ञान का है। ऐसे युग में जो है कताई बुनाई की बात करना जो है उचित नहीं है। कहने का मतलब इस शिक्षा में, वर्धा शिक्षा में केवल कताई बुनाई की बात की गई थी, औद्योगिक क्षेत्र के बात में कोई भी बात नहीं कही गई थी, इसलिए ये जो है असफल रही।
इन्हीं जो है दोषों को आपसे अगर पूछता है कि वर्धा शिक्षा क्यों असफल रही, तो इन्हीं दोषों को आप लिख दीजिएगा। चौथा आप लिखेंगे कि बेसिक शिक्षा में किसी हस्तकला के द्वारा सब विषयों को शिक्षा प्रदान करना असंभव है। कहने का मतलब इसमें केवल हस्तकला पर जो है जोर दिया गया था, हस्तशिल्प शिक्षा पर जोर दिया गया था। इस वजह से यह शिक्षा जो है असफल रही, वर्धा शिक्षा। और इसमें कुटीर उद्योगों का जो है कोई भी नाम नहीं था, इसलिए यह शिक्षा असफल रही। आप अपने शब्दों में भी आप इस तरह लिख सकते हैं। ये आपका लघु उत्तरी में पूछता है कि वर्धा शिक्षा से आप क्या समझते हैं, उसके गुण और दोषों को स्पष्ट कीजिए। इसी को दूसरे शब्दों में भी पूछ लेता है कि वर्धा शिक्षा क्यों असफल रही, उसके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि आपका 5वां चैप्टर है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित। अब आइए जान लेते हैं इसमें प्रश्न कैसे कैसे पूछता है। तो इसमें प्रश्न पूछता है कि शिक्षा शास्त्री के रूप में विवेकानंद के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालिए। इसी को दूसरे शब्दों में पूछता है कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि स्वामी विवेकानंद के मानव निर्माण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य को बताइए। तो आइए जान लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन में क्या योगदान रहा। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन। ठीक है दोस्तों, तो बता दें स्वामी जी एक महान शिक्षा शास्त्री के रूप में माना जाता है। वे भारत में अमर सपूतों में से एक हैं। उनकी आध्यात्मिकता की गहराई तथा संपूर्ण मानव जाति के प्रति उनका प्रेम हमारे देश के लिए एक धरोहर के रूप में है। उनके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का निर्माण करना है। कहने का मतलब स्वामी विवेकानंद जी एक वीर सपूतों में से एक थे और उनकी आध्यात्मिकता की गहराई मानव जाति के लिए एक यादगार और प्रेम से भरी है। उनके जो है अनुसार शिक्षा का स्वरूप मनुष्य का निर्माण करना था। ठीक है दोस्तों, उनके उद्देश्य क्या क्या थे जान लेते हैं। तो स्वामी जी भारत में एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसमें बालक चरित्रवान बने तथा साथ ही उसके शारीरिक मानसिक आदि का विकास हो। दूसरा आप पॉइंट इसमें लिखेंगे कि स्वामी जी मैकाले द्वारा प्रचलित शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को विरोध करते थे। शिक्षा का सही उद्देश्य मनुष्य का निर्माण करना वो मानते थे। तीसरा पॉइंट बनेगा स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक जोर देते थे। ठीक है, अब स्वामी जी की शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी उनको देख लेते हैं। तो इन्होंने बताया था कि अध्यापक का चरित्र जो है उच्च कोटि का होना चाहिए। अगर अध्यापक का चरित्र उच्च कोटि का होगा तभी जो है पठन पाठन कार्य जो है अच्छे से सुचारू रूप से चल सकेगा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि अध्यापक को विषय का ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर प्रेम, सहानुभूति, त्याग, निष्पक्ष आदि की भावना भी होनी चाहिए। तीसरा लिखेंगे कि स्वामी जी परोपकार तथा समाज सेवा सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने कहा था नर सेवा ही नारायण सेवा है। कहने का मतलब स्वामी जी परोपकार की सेवा पर जो है अधिक बल देते थे। वे जो है मनुष्य की सेवा को ही नारायण सेवा मानते थे। लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें जो है कि विद्यार्थियों के लिए कहा है कि अपने आप को पहचानो और अपने ज्ञान को अंदर से बाहर निकालो। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी का नारा था। ठीक है दोस्तों, अब स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे उनको जान लेते हैं। शारीरिक विकास करना, बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, चारित्रिक नैतिक व धार्मिक विकास करना, व्यवसायिक विकास करना और समाज सेवा करना। ये जो है स्वामी जी के शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। नोट डाउन कर लीजिए। अगर दीर्घ उत्तरी में पूछता है तो इसी को आप हेडिंग के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए। तो शिक्षा की पाठ्यचर्या स्वामी जी के अनुसार जो है शिक्षण विधि होनी चाहिए, अनुशासनशीलता होनी चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थी में एक
आपसी तेल तालमेल अर्थात अच्छा संबंध होना चाहिए और साथ ही विद्यालय होना चाहिए जिसमें आपको अच्छे वातावरण में विद्यालय स्थापित होना चाहिए। ये जो है पाठ्यचर्या स्वामी जी के अनुसार थी। अब आइए मानव निर्माण में स्वामी जी के क्या क्या योगदान थे उनको देख लेते हैं। तो बात करें इनके गुणों की तो मानव जीवन में स्वामी जी के जो है योगदान थे कि राष्ट्रभक्त बनाना, वो जो है बालक को राष्ट्रभक्त बनाना चाहते थे। चरित्र निर्माण के गुण स्थापित करना चाहते थे। सेवा भाव अपनाना के लिए जो है जोर देते थे। स्वावलंबी बनने पर जो है ये जोर देते थे। आत्मविश्वास करने पर जोर देते थे और संवेदनशील की भावना बालक के अंदर होनी चाहिए। ये जो है उनके योगदान थे, ठीक है, उनके शिक्षा के। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा है कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के उद्देश्यों और आदर्शों का अध्ययन कर लीजिए, आप संपूर्ण भारत को जान जाएंगे। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में कहा गया था कि अगर आप संपूर्ण भारत को जानना चाहते हैं तो केवल स्वामी जी के आदर्शों और उद्देश्यों को अध्ययन कर लीजिए, आप संपूर्ण भारत को जान जाएंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अगला जो चैप्टर है गिज्जू भाई से संबंधित, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपका एक प्रश्न बनता है। तो क्वेश्चन है गिज्जू भाई के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। दूसरा इसमें प्रश्न पूछता है कि बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना क्या है। गिज्जू भाई के बाल शिक्षा संबंधी कार्यों की समीक्षा करो। तो ये आपका जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी हेडिंग बनेगी गिज्जू भाई। तो बता दें गिज्जू भाई को बच्चों के प्रति स्नेह और प्यार को देख करके गिज्जू भाई को बच्चों का जो है गांधी कहा जाता था और उनका नारा भी था कि बाल देवो भव। ये जो है गिज्जू भाई का नारा था। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए कि गिज्जू भाई का बच्चों के प्रति अपार स्नेह और प्रेम को देख करके उन्हें आज भी बच्चों का गांधी कहा जाता है। और गिज्जू भाई का एक प्रसिद्ध नारा भी था जो वो कहते थे बाल देवो भव। गिज्जू भाई बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में बाल्यावस्था की शिक्षा को किशोरावस्था और युवावस्था की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। कहने का मतलब गिज्जू भाई बाल्यावस्था की शिक्षा पर अधिक जोर देते थे, वो किशोरावस्था और युवावस्था की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण बाल्यावस्था की शिक्षा को मानते थे। गिज्जू भाई का मानना था कि ज्ञान प्राप्त करने की बालक की अपनी कुछ स्वाभाविक आदतें होती हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञातता में जाना, स्थूल से सूक्ष्म में जाना, अपनी उम्र के हिसाब से विकसित इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आदि। यदि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य जो है किया जाए तो वह बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली होगा। ये जो है गिज्जू भाई का मानना था। ठीक है, अब गिज्जू भाई की शिक्षण विधियाँ क्या क्या थी ये आपका अति लघुत्तरी में पूछता है कि गिज्जू भाई की शिक्षण विधियों पर उल्लेख कीजिए। तो इनकी कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ थीं। खेल विधि थी, प्रश्नोत्तर व पहेली विधि थी, योजना विधि थी, नाटक व अभिनव विधि थी, व्याख्यान या उपदेश विधि थी, कहानी तथा कथा श्रावण विधि है, अनुभव द्वारा या करके सीखने की विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, गीत संगीत विधि और तर्क व चिंतन विधि, और लास्ट है नृत्य विधि। ये सभी की सभी विधियां जो है गिज्जू भाई के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब गिज्जू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो गिज्जू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम जो है शिक्षा का क्या होना चाहिए। तो बता दें पाठ्यक्रम का निर्धारण गिज्जू भाई बालकों के व्यक्तित्व भिन्नताओं के आधार पर करने के समर्थक थे। पहला है साहित्यिक वर्ग, दूसरा है विज्ञान वर्ग, तीसरा है कृषि वर्ग, चौथा है आपका कला वर्ग। तो ये जो है आपके गिज्जू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम थे। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 7वें चैप्टर में, जो कि आपका रूसो एवं जॉन डेवी से संबंधित है।
इसमें प्रश्न कैसे पूछता है, तो इसमें प्रश्न पूछता है कि रूसो की निषेधात्मक शिक्षा पर संक्षिप्त लेख लिखिए। दूसरा इसमें प्रश्न पूछता है कि जॉन डीवी के प्रयोजनवाद का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, वर्णन कीजिए। इसी को दूसरे शब्दों में पूछता है कि जॉन डीवी के प्रयोजनवाद का सविस्तार वर्णन कीजिए। और इसी को तीसरा प्रश्न बनता है जॉन डीवी के शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या करो। इस टाइप से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के उत्तरों को। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी रूसो की निषेधात्मक शिक्षा। तो बता दें, जिस समय रूसो का शिक्षा क्षेत्र जो है पदार्पण हुआ था, कहने का मतलब जिस समय रूसो के शिक्षा का आरंभ हुआ था उस समय शिक्षा में अनेक दोष थे। बाल्यावस्था में नैतिक, बौद्धिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जो है रूसो निषेधात्मक शिक्षा का समर्थक करते थे। वह कहता था, मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो ज्ञान देने के पूर्व ज्ञान ग्रहण करने के वाले अंग को दृढ़ बनाती है। निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य सुस्ती का समय नहीं, वरन उसके बिल्कुल विपरीत है। निषेधात्मक शिक्षा गुण नहीं देती, अपितु पाप से बचाती है। सत्य ज्ञान नहीं बल्कि भ्रम से बचाती है। तो ये जो है रूसो की निषेधात्मक शिक्षा थी। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अपने दोस्तों में और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी कि निषेधात्मक शिक्षा के विशेष महत्व क्या क्या थे। तो निषेधात्मक शिक्षा में पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया जाता था, आदतों का बहिष्कार किया जाता था, मतलब जो बुरी आदतें बालक के अंदर थी उसको जो है खत्म करने का प्रयास इस रूसो की निषेधात्मक शिक्षा में किया जाता था। समय बचाने की शिक्षा का निषेध किया जाता था। कहने का मतलब जल्दी से किसी काम को करने के लिए इसमें जो है रोक लगाया जाता था। शिक्षक की आवश्यकता और बौद्धिक ज्ञान की अवहेलना, जो आपकी बौद्धिक ज्ञान दिए जाते हैं उनकी भी अवहेलना ये निषेधात्मक शिक्षा करती थी। कहने का मतलब ये सारी चीज़ों को जो है दूर करने का प्रयास करती थी ये शिक्षा, जो बालक के अंदर अवगुण होते थे। ठीक है दोस्तों, अब निषेधात्मक शिक्षा के गुण क्या क्या थे चलिए उनको देख लेते हैं। तो अगली हेडिंग पड़ेगी निषेधात्मक शिक्षा के गुण। तो बता दें, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर बल दिया गया था, स्वतंत्रता पर बल दिया जाता था, शिक्षा का नवीन अर्थ क्या है उस पर बल दिया गया था, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया था और निरीक्षण, प्रवेश व अन्वेषण करके सीखने पर जोर दिया गया था और स्वानुभव द्वारा करके सीखने पर इसमें जो है जोर दिया गया था। ये जो है निषेधात्मक शिक्षा के गुण थे। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि आपका चैप्टर है आदर्शवाद। इसमें प्रश्न कैसे पूछता है कि आदर्शवाद में शिक्षा का संप्रदाय तथा शिक्षा के संप्रदाय तथा शिक्षा के उद्देश्यों का विवरण दीजिए। दूसरा प्रश्न इसमें पूछता है आदर्शवाद की परिभाषा देते हुए उसके मूल सिद्धांतों का उल्लेख करो। और तीसरा बनता है सुकरात के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। दोस्तों अगर इस क्लास को आप 1 से 2 बार वॉच कर लेते हैं तो निश्चित मानिए आपका एक भी क्वेश्चन इस क्लास से जो है बाहर नहीं जाएगा। चलिए आपकी हेडिंग पड़ेगी शिक्षा के संप्रदाय। तो शिक्षा के क्या क्या संप्रदाय हैं, अर्थात आदर्शवादी शिक्षा क्या होती है। तो बता दें, आदर्शवादी शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया दोनों रूपों में जो है स्वीकार किया जाता है। प्राचीन आदर्शवादी प्रायः शिक्षा को जो है शिक्षा और ज्ञान में भेद नहीं करते थे। जो मतलब पुरानी प्राचीन शिक्षा थी उसमें जो है शिक्षा और ज्ञान में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। प्लूटो के अनुसार, प्लूटो ने जो है आदर्शवादी शिक्षा के बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के
शरीर और आत्मा को वह पूर्णता करना है जिसके वे योग्य हैं, ये जो है प्लूटो के अनुसार कहा गया था। परंतु आधुनिक युग के आदर्शवादी शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं, ये जो है प्लूटो के द्वारा कहा गया था। अब आइए जोड़ लेते हैं कि हर्बर्ट ने क्या परिभाषा दिया है। हर्बर्ट ने बताया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है, ये जो है हर्बर्ट द्वारा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए आदर्शवाद की परिभाषा और उसके अर्थ को जान लेते हैं। आपसे प्रश्न, अभी आपने देखा है कि प्रश्न कैसे पूछता है कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, उसके अर्थ और परिभाषा का उल्लेख कीजिए। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा। तो बता दें, सामान्य रूप से आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य उस अनुभव तथा ज्ञान और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया से है जिसके कारण मनुष्य में मूल्य, सद्गुण और आदर्श बढ़ते हैं और मैं उसका चतुर्दिश विकास होता है तथा आत्म अनुभूति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसे ही आदर्शवाद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर कांट ने जो है आदर्शवाद की परिभाषा कही है कि अगर इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए, दूसरे प्रकार से इसी विचार को प्रकट किया जाए, तो इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योग्यता प्राप्ति ही शिक्षा नहीं बल्कि मानवता के बाद समाज के लिए तैयारी ही शिक्षा है। ये जो है आदर्शवाद के अनुसार जो है परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आदर्शवादी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं उनको जान लेते हैं। तो आपका पहला पॉइंट बनेगा कि पवित्र जीवन से विश्व की समरसता स्थापित करने का उद्देश्य। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा सभ्यता व संस्कृति के ज्ञान संरक्षण तथा विकास का उद्देश्य। तीसरा आपका बनेगा आदर्श नागरिक का निर्माण करना। चौथा बनेगा आत्मबोध और आध्यात्मिकता का विकास करना। पांचवा बनेगा अनुसंधान शक्ति के विकास का उद्देश्य करना। छठा बनेगा शारीरिक मानसिक विकास करना। और सातवां आपका बनेगा नागरिक कुशलता के द्वारा राज्य की एकता लाना। ये जो है आदर्शवाद के उद्देश्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आदर्शवाद का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो हेडिंग पड़ेगी आदर्शवाद का पाठ्यक्रम। तो बता दें, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्मा की अनुभूति है, संपूर्णता की प्राप्ति है तथा सद्गुणों है का विकास एवं धारणा करना है। इस प्रकार से इसी के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा हो जो शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक व सांस्कृतिक का पूर्णता प्रदान करे। कहने का मतलब आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक के शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक एवं सामाजिक की पूर्णता जो है उसको ज्ञान हो सके। ऐसा जो है आदर्शवाद के अनुसार बालक का पाठ्यक्रम होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या क्या होनी चाहिए। तो आदर्शवाद ने शिक्षण विधियाँ केवल दो प्रकार की बताई हैं। अभ्यास और आवृत्ति विधि का प्रयोग पेस्टालॉजी ने किया था। किसने किया था? आदर्शवाद में जो है अभ्यास और आवृत्ति विधि का प्रयोग पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया था। दूसरा आपका है प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते रहें। प्लेटो, अरस्तु और इनके बाद आज तक जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं इस प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल ही किए हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल हमेशा हमेशा करना चाहिए। आदर्शवाद जो है इस पर जोर देते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपका अगला है कि सुकरात का शिक्षा दर्शन और शिक्षा पद्धति के बारे में जो है लेख लिखिए। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सुकरात के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालिए। ये आपसे प्रश्न लघु उत्तरी में पूछता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी दीर्घ उत्तरी में भी इस प्रश्न को पूछ लेता है कि सुकरात के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालिए। तो बता दें, सुकरात ने शिक्षण पद्धति
भी निराली थी। उसकी पद्धति का उद्देश्य सत्य को प्रस्तुत करना न होकर के सत्य का अन्वेषण करना था। कहने का मतलब सुकरात की शिक्षण प्रणाली ऐसी थी कि वह जो है सत्य को प्रस्तुत ना करके सत्य को खोजने पर जो है बल देता था। सुकरात की शिक्षण पद्धति वार्तालाप पर आधारित थी। कहने का मतलब सुकरात की जो शिक्षा थी वो बातचीत अर्थात वार्तालाप पर आधारित थी। वह अपने शिष्यों को सोचने एवं तर्क करने की प्रेरणा देता था। सुकरात की शिक्षा में जो है सोचने समझने पर ज़्यादा जोर दिया गया था। सुकरात ने विशेषों पर अधिक ध्यान केंद्रित न कर सामान्य को ही अपने चिंतन का केंद्र बनाया था। अतः सुकरात को प्रयत्न या लक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, सुकरात को प्रयत्न और लक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है। सुकरात ने अच्छाई और बुराई की नींव बुद्धि पर रखी थी। वह अपने शिष्यों को डायलेक्टिक का अभ्यास कराता था। यह चिंतन ऐसी विधि है जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस डायलेक्टिक विधि में तर्क वितर्क खूब खुलकर होता है और आगमन विधि से लोग किसी व्यापक सत्य पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। ये जो है डायलेक्टिक विधि कहलाती है। ठीक है, और सुकरात की भी शिक्षण दर्शन भी यही कहलाता है, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, प्रकृतिवाद पर। तो इसमें प्रश्न आपसे बनता है कि प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं। रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा की समीक्षा करो। दूसरा इसमें प्रश्न पूछता है कि प्रकृतिवादी शिक्षा के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रकृतिवादी का अर्थ। तो बता दें, प्रकृतिवादी अंग्रेजी शब्द के नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्दों के योग से बना है, नेचुरल प्लस इसिम। इसमें जो है नेचुरल का अर्थ प्राकृतिक से संबंधित है और इसिम का अर्थ है सिद्धांत। तो याद रखिएगा, नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक से संबंधित और इसिम का अर्थ होता है सिद्धांत। इस प्रकार प्रकृति के संबंधित सिद्धांत का अध्ययन ही प्रकृतिवाद कहलाता है। ठीक है, प्रकृतिवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी मुख्य विशेषता उस सब को बाहर निकाल फेंकता है जो कुछ आध्यात्मिक है और वास्तव में हमारे अनुभव और मानव तथा प्रकृति के दर्शन से परे हो। उन सभी चीज़ों को जो है ये प्रकृतिवादी निकाल फेंकता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रकृतिवादी की परिभाषा अगली हेडिंग पड़ेगी। ये तो आपका अर्थ था, अब आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी प्रकृतिवादी की परिभाषा। तो बता दें, प्रकृतिवादी की परिभाषा निम्नलिखित है। अगर डॉक्टर सिन्हा के अनुसार देखें तो डॉक्टर सिन्हा ने प्रकृतिवादी या प्रकृतवाद दर्शन ईश्वर की सत्ता की इच्छा, स्वतंत्रता, आत्मा, परमात्मा तथा जगत जीवन परिसंताओं को नहीं मानता है। यह प्रकृति को ही संपूर्ण तत्व मानता है। ये जो है डॉक्टर सिन्हा ने जो है बताया था। ब्राइस के अनुसार प्रकृति की परिभाषा प्रकृतिवाद की, तो प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और कुछ आध्यात्मिक है, बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। कहने का मतलब प्रकृतिवादी एक प्रणाली है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है सभी चीज़ों का वो बहिष्कार करती है, यही जो है उसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, वार्ड के अनुसार प्रकृतिवादी की परिभाषा, तो वार्ड ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत है कि जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है अर्थात आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और परिवर्तन नियमों को जो है सर्वोपरि मानता है, ये जो है वार्ड ने प्रकृतिवादी की परिभाषा दिया था। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए अगली देख लेते हैं कि रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा क्या थी। आपसे पूछता है कि रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा पर उल्लेख लिखिए। तो हेडिंग पड़ेगी रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। तो बता दें, रूसो ने अपनी पुस्तक कन्फेंस में लिखा है कि प्रकृति के निर्माण
प्रकृतिता के यहाँ सभी वस्तुएं अच्छे रूप से आती हैं, किंतु जो है मनुष्य के हाथों में आते ही वह दूषित हो जाती हैं। यह रूसो के द्वारा बताया गया था। कहने का मतलब जब कोई भी चीज़ का निर्माण प्रकृति करती है तो वह जो है सुंदर और आकर्षक लगती है, लेकिन जैसे ही वह मनुष्य के हाथ में आती है तो वह दूषित हो जाती है। ये जो है रूसो ने बताया था। और बता दें कि अर्थात जब कोई वस्तु प्रकृति द्वारा निर्मित होती है तो वह स्वच्छ और निर्मल होती है। जैसे ही वह मनुष्य के हाथों में आती है तो उसकी स्वच्छता और सुंदरता नष्ट हो जाती है। यह रूसो के द्वारा कहा गया था। अतः रूसो ने समस्त मानव जाति का आह्वान करते हुए प्रकृति की ओर लौटो का संदेश दिया था। तो रूसो ने क्या कहा था कि सभी मानव जाति के लिए एक नारा दिया था कि प्रकृति को ओर लौटो। ये जो है रूसो के द्वारा नारा दिया गया था। अब आइए प्रकृतिवादी दर्शन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं उनको जान लेते हैं। तो आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी प्रकृतिवादी दर्शन की विशेषताएं। तो पहला इसमें पॉइंट बनेगा, प्रकृतिवादी के अनुसार आत्मा परमात्मा काल्पनिक है, इस जगत से अलग कोई सत्ता नहीं है। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा, प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति से निकलकर प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। और तीसरा बनेगा, प्रकृतिवादी दर्शन मनुष्य को एकमात्र यंत्र मानता है जो मनुष्य का विकसित रूप है। चौथा बनेगा, प्रकृतिवादी कहते हैं कि विज्ञान की सहायता से प्रकृति के रहस्य के विषयों को जाना जा सकता है। ये जो है प्रकृतिवादी दर्शन की जो है विशेषताएं हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली विशेषताएं इसकी देख लेते हैं। प्रकृतिवादी दर्शन आदर्शवादी ढोंगों का जो है खंडन करती है। प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति की ओर लौटने का जो है संदेश देती है। और प्रकृतिवादी शिक्षा में स्वतंत्रता की आवश्यक मानते हैं। इसमें जो है स्वतंत्रता की आवश्यकता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी प्रकृतिवादी और शिक्षण विधियां। तो प्रकृतिवादी की शिक्षण विधियां क्या क्या थी? स्वानुभव द्वारा सीखना, करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, प्रयोगों द्वारा सीखना, विषयों को मात्र भाषा के अनुसार सीखना। ये जो है प्रकृतिवादी शिक्षा की शिक्षण विधियां थी। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है अतिलघु उत्तरी में कि प्रकृतिवाद और अनुशासन में संबंध क्या है, टिप्पणी कीजिए। तो ये आपसे प्रश्न पूछता है अतिलघु उत्तरी में, जिसको आपको मात्र 50 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, जिसे आप एक पेज में लिखते हैं। तो बता दें, प्रकृतिवादी शिक्षा में स्वाभाविक परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। वे बालक को किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड देने या डांटने फटकारने के पक्ष में नहीं है। उनका मत है कि बालक को अपनी क्रियाओं के परिणामों के अनुशासित होने देना चाहिए। वही अनुशासन सच्चा अनुशासन है। प्रकृति नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रकृति की कभी क्षमा नहीं करती है, वरन निश्चित रूप से दंडित करती है। कहने का मतलब प्रकृतिवादी शिक्षा में जो है बालक को डांटने मारने के पक्ष में नहीं थे। ये जो है बालक को स्वतंत्र रूप में शिक्षा देने पर जो है जोर देते हैं। उनका मानना है कि अगर बालक को डांटा या मारा जाएगा तो वह उचित रूप से अनुशासन में रह कर के शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है। जो बालक अनुशासन में रह कर के शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा उसे प्रकृति कभी क्षमा नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में जो बच्चा, अगर जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप इस टाइम पे पढ़ाई करने के समय में पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका अवश्य ही रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब वही है कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने वाले को प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है। कहने का मतलब जब बालक के पढ़ने लिखने की उम्र होती है, अगर वह पढ़ता लिखता नहीं है तो बाद में
जो है उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति उसे कभी माफ नहीं करती है, अर्थात निश्चित रूप से उसे दंडित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका प्रयोजनवाद। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कैसे बनता है कि प्रयोजनवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रयोजनवाद दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा इसी में प्रश्न बनता है प्रयोजनवाद क्या है। डीबी के प्रयोजनवाद के उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियां का वर्णन कीजिए। ये जो है इसमें से प्रश्न बनते हैं प्रयोजनवाद से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रयोजनवाद। तो बता दें प्रयोजनवाद शब्द अंग्रेजी रूपांतरण पैरमास्टिम है। कुछ विद्वान इसे पैरमास्टिम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द पैगमास से मानते हैं, जिसका अर्थ है ए थिंग्स डन बिजनेस इफेक्टिव एक्शन। ये जो है इसका अर्थ जो है कुछ विद्वान मानते हैं, और अर्थात किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। लेकिन अन्य कुछ विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति एक दूसरे यूनानी शब्द फैक्टोटिकोस से जो है मानते हैं। किससे दोस्तों? फैक्टिकोस से मानते हैं, जिसका अर्थ है फैक्टिसेबल अर्थात व्यवहारिक। इस प्रकार प्रैक्टिसियम का अर्थ है प्रैक्टिकेबिलिटी अर्थात व्यवहारिकता। अब रास के अनुसार जो है प्रयोजनवाद की परिभाषा क्या है, आइए देख लेते हैं। रास ने जो है प्रयोजनवाद के बारे में कहा है कि प्रयोजनवाद निश्चित रूप से मानवतावादी दर्शन है, जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है, और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था रहती है। ये जो है रास ने प्रयोजनवाद की परिभाषा दी थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरे शिक्षा शास्त्री के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा देख लेते हैं। प्रैक्ट ने क्या कहा था? तो प्रैक्ट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। ये जो है प्रैक्ट के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब विबिनियन ने क्या कहा था प्रयोजनवाद के बारे में? तो विबिनियन ने कहा था प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है, सत्य और विचारों की प्रकृति का सिद्धांत। यह वास्तविक का भी सिद्धांत कहलाता है। ये जो है विबिनियन ने परिभाषा दी थी प्रयोजनवाद की। आइए जान लेते हैं प्रयोजनवाद के क्या क्या रूप हैं। तो प्रयोजनवाद का रूप आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो इसके 3 रूप हैं, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद, जीव शास्त्री प्रयोजनवाद और तीसरा जो है मानवतावादी प्रयोजनवाद। यही जो है प्रयोजनवाद के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। प्रयोजनवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो प्रयोजनवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली आपकी बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा आपका क्रिया का महत्व, प्रोजेक्ट योजना का महत्व, व्यवहारिक और जनतांत्रिक, पांचवा आपका सामाजिक और जनतांत्रिक शिक्षा, और छठा जो है एकता पर बल। ये जो है प्रयोजनवाद शिक्षा की जो है मुख्य विशेषताएं हैं। चलिए दोस्तों अब जो बचे हुए इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको देख लेते हैं। तो आपका एक प्रश्न बनता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र पर का उल्लेख कीजिए, अर्थात जो है समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हेडिंग बढ़ेगी आपकी शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ। तो बता दें शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाज 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समाजशास्त्र में शिक्षा या शिक्षा में समाजशास्त्र का समावेश। ये जो है इसी का अर्थ होता है। जॉर्ज पैनी के अनुसार अगर देखें तो जॉर्ज पैनी को शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। किसे?
जॉर्ज पैनी को जो है शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, नोट डाउन करिएगा। शिक्षा में समाज के गुणों एवं उसके तत्वों को सम्मिलित करके जिस शिक्षा का निर्माण होता है उसको हम शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और शिक्षा में समाज के गुणों एवं उसके तत्वों को सम्मिलित करके जिस शिक्षा का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र उन सभी सिद्धांतों को अपनाता है जो शिक्षा के सिद्धांतों को अपनाया जाता है, इन्हीं को जो है शैक्षिक समाजशास्त्र में जो है सम्मिलित किया गया है। अब हेडरसन के अनुसार जो है समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है देख लेते हैं। तो हेडरसन ने जो है समाजशास्त्र की परिभाषा को कहा है कि उनके अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच संबंध का वर्णन व्यक्त करती है। वार्ड के अनुसार, वार्ड ने जो है कहा था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये वार्ड ने जो है समाजशास्त्र की परिभाषा दिया था। और ओडम के अनुसार अगर देखें तो ओडम ने जो है कहा था समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ये जो है ओडम के अनुसार परिभाषा है। अब जान लेते हैं इसकी प्रकृति क्या क्या है। तो इसकी प्रकृति, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या क्या है? तो शैक्षिक समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और यह समाजशास्त्र की एक शाखा है। इसी को जो है इसकी प्रकृति कहा जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र सैद्धांतिक और वस्तुनिष्ठ का विषय है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया, और निश्चित तौर से इस क्लास से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पेपर फर्स्ट का। ठीक है, तो क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ जो है, और ताकि आगे आने वाले मैराथन क्लासों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।